अभी हाल ही में जापान के इंडेक्स निक्केई 225 ने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस किया है। ये एक बहुत ही अच्छी खुशी की बात है, क्योंकि जो बुल मार्केट में अगर कोई एक कंट्री का इंडेक्स अगर हाई क्रॉस कर रहा है तो आगे पीछे दूसरे वर्ल्ड मार्केट भी उसे फॉलो करते हैं, बिकॉज ये वर्ल्ड सिंक्रोनाइज्ड है। लेकिन एक ध्यान रखने की बात ये है कि ये जो हाई इसने क्रॉस किया है निक्केई ने, उसने हाई 34 ईयर्स के बाद क्रॉस किया है। दिसंबर 1989 में इसने ये हाई बनाया था, 38,900 के आसपास का जो हाई बनाया था, और वहां से 2008-9 के आसपास आते आते ये इंडेक्स 8,000 तक नीचे आया। लगभग 80% की गिरावट है। ये 34 साल और 80% की गिरावट। ये बात हमें सोचने को मजबूर करती है, क्योंकि हम जो पैसिव फंड्स के थ्रू, लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग के थ्रू और ETF इन्वेस्टिंग के थ्रू जो हम वेल्थ बनाना चाहते हैं और नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो एक जनरेशन पूरी चली जाती है वेल्थ बनाते बनाते, और दूसरी जनरेशन भी लगभग आधी हो जाती है, क्योंकि 35 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग किन के लिए है, कब ठीक है, कैसे प्रमोट हुई, कब इंडेक्स इन्वेस्टिंग ठीक नहीं है। इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए आप वीडियो में। देखो, जॉन मनार्ड कीन्स एक ब्रिटेन के बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हुए। उनका एक फेमस सेइंग है कि इन द लॉन्ग टर्म एवरीथिंग विल गो अप, चाहे इंसान हो चाहे शेयर प्राइसेस हो। यहीं से जो एक इन्वेस्टर के मन में एक बात आती है कि अगर हम धीरे धीरे लेते चले जाएं तो नीचे के भाव में भी हम इन्वेस्ट करते रहेंगे, और एक पीरियड के बाद में वो जब ऊपर जाएंगे तो हम एक अच्छा पैसा बना लेंगे, वेल्थ बना लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। इसी के थ्रू जब कुछ अच्छी कंपनियां पकड़ के इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हुई, जब शेयर आगे जाता है, जब कंपनी प्रोग्रेस करती है, तो बहुत सारे डायनामिक्स, बहुत सारे एनवायरनमेंट, कंडीशंस, मैनेजमेंट सब चेंज हो जाते हैं। इसलिए कई बार ऐसा देखा गया कि जहां पे कंसंट्रेशन आ गया, फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ी कंपनी है जैसा नोकिया, निकॉन, इस तरीके की जो कंपनियां थी, जनरल मोटर्स, ये सब कंपनियां बैंकरप्ट हो गई या बहुत नीचे लंबे टाइम तक के लिए रह गई। अपने इंडियन मार्केट में भी है, जबकि इंडियन मार्केट एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। ये कंपनियों में, सिंगल कंपनी में इन्वेस्टमेंट में रिस्क आता है, क्योंकि कंपनी स्पेसिफिक जजमेंट एरर अगर कभी आ जाती है तो वो कंपनी खत्म हो जाती है। हमने देखा 2008-9 के जो रियल एस्टेट का जो बूम था, वहाँ वो जो हाई DLF ने जो आज बनाया था, उस समय जो बनाया था, वो हाई अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है। उस टाइम की बाकी जो कंपनियां हैं, यूनिटेक हुआ और SDIL टाइप की जो भी कंपनियां थी, वो तो बैंकरप्टी हो गई, बाजार में ही नहीं है आज। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडेक्स इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आया, और इंडेक्स इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को पॉपुलर करने का सबसे बड़ा श्रेय आज के टाइम में जो जाता है वो जॉन बॉगले को जाता है। जॉन बॉगले वैनगार्ड ग्रुप के जो फाउंडर और CEO हैं, उन्होंने इंडेक्स इन्वेस्टिंग को इतना पॉपुलर बनाया, ETFs को इतना पॉपुलर बनाया कि वो लो कॉस्ट हैं, आपके ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड के सेटअप से बहुत अच्छे हैं, पैसिवली वर्क करते हैं, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को कॉपी करते हैं। आज के टाइम में फॉरेन में, स्पेशली इंडिया में नहीं, फॉरेन में मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में इंडेक्स इन्वेस्टिंग को पॉपुलर करने का श्रेय जो जाता है वो जॉन बॉगले को ही जाता है। लेकिन हमने पहले भी ऐसा देखा है, जब भी कभी कोई बबल क्रिएट होता है कहीं पर, जब भी कभी इकोनॉमिक यूफोरिया क्रिएट होता है, चाहे वो जापान का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, तो प्राइसेस वहां से 60, 70, 80, 90% तक कोलैप्स होती है। क्योंकि जब प्राइसेस अपनी फेयर प्राइस से बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती हैं तो वहां से इतना गिरना स्वाभाविक है। जिन्होंने भी फाइनेंशियल क्राइसिस और फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं देखी, उनके लिए बात शॉकिंग हो सकती है। लेकिन फर्स्ट जो बबल क्रिएट हुआ था, फर्स्ट जो मैनिया क्रिएट हुआ था, वो मैनिया क्रिएट हुआ था ट्यूलिप मैनिया बोलते हैं उसे। हॉलैंड में एक्चुअली ट्यूलिप बल्ब बोलते हैं ट्यूलिप के फूलों को। उसकी प्राइस, एक ट्यूलिप के फूल की प्राइस जमीन या एक मकान के टुकड़े से ज्यादा हो गई थी। पूरी इकोनॉमी को रैंसम में रख दिया था उस क्राइसिस ने। प्राइसेस लगभग 95% तक कोलैप्स हो गई थी। तो ऐसे में जब आपके जो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं होते तो पूरी इकोनॉमी में बैंड बज जाता है। उसके अलावा भी हम देखेंगे तो चाहे साउथ सी बबल होगा, यूके का रेल रोड मैनिया होगा, ग्रेट डिप्रेशन होगा, नेस्डेक का बबल होगा, इमर्जिंग मार्केट का बबल होगा, जब भी ये बबल फूटे हैं तो पहली बात तो ये प्राइसेस लगभग 70 से 90% तक कोलैप्स हुई हैं। उसके अलावा पिछले हाई को क्रॉस करने में, जैसे ग्रेट डिप्रेशन की बात कर लेते, US इकोनॉमी एक बहुत इकोनॉमी थी, लेकिन वहां से लगभग 25 साल लग गए। अब हम बात करते हैं कि कब इंडेक्स इन्वेस्टिंग बेटर है, क्योंकि इंडेक्स इन्वेस्टिंग, एक बात तो हम अच्छे से समझ लेते हैं कि अगर कंसोलिडेशन का फेज बहुत लंबा ना चले और बुल मार्केट हो तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहां पे कंपैरेटिवली आपको देखना पड़ेगा कि आप अगर दूसरे जो एक्टिव फंड्स हैं वहां इन्वेस्ट करते तो आपको कैसा रहता, क्योंकि कंपैरेटिवली वो बहुत अच्छे करेंगे इंडेक्स इन्वेस्टिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि एक्टिवली मैनेज्ड है, क्योंकि इंडेक्स के मुकाबले सिंगल स्टॉक्स ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। तो एक बात तय है कि जब भी इकोनॉमी एक लॉन्ग कंसोलिडेशन से, लॉन्ग डिप्रेशन से बाहर निकल रही हो, वो मार्केट बुल मार्केट के लिए एक बेस तैयार करता है,
वो मार्केट इंडेक्स इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट होता है। दूसरा, जब भी हाई इंटरेस्ट रेट का एनवायरनमेंट पीकिंग हो रहा हो, मतलब इंटरेस्ट रेट काफ़ी लंबे टाइम से हाई हो, इन्फ्लेशन अच्छी हो, तो जब इंटरेस्ट रेट लो होंगी, मतलब इंटरेस्ट रेट जब कट होंगी, तो वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है एक अच्छी बुल रैली के लिए, और वो इंडेक्स इन्वेस्टिंग के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी तैयार करता है। जब इकोनॉमी में चीप लेबर, लो इंटरेस्ट रेट और इनोवेशन लेड ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी है, आपको एक फ्यूचर में झांक के देखना पड़ेगा कि ये क्या मेरी कंट्री में या जिस भी कंट्री में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ पर ये चीज़ों का कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या। अगर बन रहा है तो ये फाउंडेशन बन रही है एक लंबे टाइम के लिए सस्टेन बुल मार्केट के लिए, और वो बुल मार्केट आपको चाहे इंडेक्स इन्वेस्टिंग हो चाहे इन्वेस्टिंग किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिंग हो, उसके लिए एक बेहतर माहौल क्रिएट करता है। जब भी कोई कंट्री किसी अपनी परेशानियों से बाहर निकल रहा है, चाहे वो युद्ध की परेशानी से होगा, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की परेशानी से होगा, एजिंग की प्रॉब्लम होगी, इन किसी भी प्रॉब्लम से जब परेशानी से वो कंट्री बाहर निकलता है तो वो एक लंबी छलांग लगाने को तैयार होता है। और जब भी किसी कंट्री में स्पेकुलेशन यानी रिस्क एवर्स एक्टिविटीज को जब बिल्कुल पाप समझा जाने लगा हो, मतलब वो कंट्री इन्वेस्टमेंट में, स्पेकुलेशन में बिल्कुल बिलीव नहीं करे कि ये तो एक पैसा कमाने का जरिया ही नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये कंट्री एक्सट्रीम पेसिमिज्म से निकल रही है। और वो जब इनोवेशन लेड जब ग्रोथ आएगी तो माहौल और बेस तैयार है कि वो कंट्री सस्टेन बुल मार्केट के लिए निकल जाए। इंडेक्स इन्वेस्टिंग के लिए ये जो चीजें हैं ये फाउंडेशन का काम करती हैं कि हम इंडेक्स इन्वेस्टिंग में एक बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। अब कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको ध्यान में हमारे को रखना चाहिए कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग में अगर हम इन एक्सपेक्टेशन को लेकर के चलेंगे तो हमारे को कभी भी इंडेक्स इन्वेस्टिंग एक बहुत बड़ा पैसा नहीं बना सकती। सबसे पहली बात, इंडेक्स इन्वेस्टिंग जल्दी अमीर बनने के लिए नहीं है, यानी अगर आप ऑलरेडी अमीर हो या आप धीरे धीरे अमीर बनना चाहते हो तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग आपके लिए है। इट्स नॉट ए क्विक रिच स्कीम। दूसरी चीज, इंडेक्स इन्वेस्टिंग हमेशा एक नॉर्मलाइज एवरेज रिटर्न ही जनरेट करेंगी, बिकॉज लॉन्ग टर्म में उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन से ज्यादा जो ग्रोथ आएगी ना, वो सस्टेन्ड कभी नहीं होगी। लॉन्ग टर्म में एवरेज वही आएगा, उस कंट्री का इन्फ्लेशन रेट और इस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, उन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये आपको इंडेक्स इन्वेस्टिंग में मिलेगा। हम अगर इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन करेंगे तो हम मिजरेबली फेल हो जाएंगे। तीसरी बात, इंडेक्स इन्वेस्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा फ्रूटफुल है, बिकॉज वहां पे इनोवेशन और चीप लेबर रेट के कारण जो ग्रोथ आती है उस ग्रोथ के होने की ज्यादा बेटर प्रोबेबिलिटी है। डेवलप्ड कंट्रीज में जो ग्रोथ आती है वो इनोवेशन लेड आती है, और इनोवेशन लेड ग्रोथ आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है बजाय कि चीप लेबर रेट। हाँ, दोनों का एक साइज और स्केल के बाद में प्रॉब्लम आती है। एक इकोनॉमी $3-4 पर कैपिटा इनकम को क्रॉस कर गई ना, उसके बाद में वहां से ग्रोथ करने के लिए इनोवेशन चाहिए, लेकिन वहां तक ग्रोथ आने के लिए चीप लेबर की जरूरत है, आर्बिट्राज की जरूरत है, कॉस्ट आर्बिट्राज की जरूरत है। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज में इंडेक्स इन्वेस्टिंग ज्यादा फ्रूटफुल होगी। चौथी बात, इंडेक्स इन्वेस्टिंग एक पीछे का जो बुल और बेयर मार्केट का साइकिल है, तो वो ध्यान में रख के अगर हम इंडेक्स इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर है। मतलब एक बहुत लंबे बुल मार्केट के बाद इंडेक्स इन्वेस्टिंग फ्रूटफुल नहीं होती, बिकॉज लॉन्ग कंसोलिडेशन पीरियड आपको देखना पड़ेगा। इसी तरीके से एक बहुत लंबी मंदी या लंबे कंसोलिडेशन के बाद इंडेक्स इन्वेस्टिंग में एंटर करेंगे तो एक आपके लिए सोने पे सुहागा वाला काम करेगा, बिकॉज आपने जो पेनफुल पीरियड है उसको ऑलरेडी पास कर दिया। और इंडेक्स इन्वेस्टिंग एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग हो सकती है अगर आपने ठीक ठीक टाइम कर लिया कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को, और इंडेक्स का जो पीछे वाला हाई जहां पे ब्रेकआउट हो रहा है, अगर उस टाइम पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आपने ठीक से पकड़ा कि यहाँ मेरी कंट्री में या जिस भी कंट्री में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है और इंडेक्स भी पिछले हाई को क्रॉस करने को रेडी है या कर लिया है ऑलरेडी, तो ये एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग हो सकती है। एक ये और इम्पॉर्टेंट बात ये कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग कभी भी इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टिंग या इंडिविजुअल स्टॉक का जो आपने पोर्टफोलियो बनाया उसको कभी भी बीट नहीं कर सकती। मैं इंडिविजुअल स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्स हमेशा एक जू होता है, चिड़ियाघर होता है, और शेयर्स का पोर्टफोलियो जो होता है वो 10, 15, 20 तक सिमट जाता है। आप बात करें S&P 500 की तो लगभग वहाँ 500 स्टॉक हैं, और कोई भी एक म्यूचुअल फंड में आप लेंगे तो 10, 20, 50, 100 स्टॉक होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। तो कंपैरेटिवली आपको इंडिविजुअल स्टॉक में या इंडिविजुअल पोर्टफोलियो में आपको ग्रोथ होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। एक और इंपॉर्टेंट बात ये, इंडेक्स इन्वेस्टिंग के साथ आपको एक्सट्रीमली पेशेंट होना पड़ता है, बिकॉज किसी भी कारण से उस कंट्री स्पेसिफिक में या वर्ल्ड में अगर ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि एक लंबा कंसोलिडेशन पीरियड आ गया या वो कंट्री एक लंबे टाइम तक के लिए सुस्त हो गई, जैसा कि हमने जापान के केस में देखा, तो
वो एक बहुत ही मुश्किल का पीरियड हो जाता है अगर आप पेशेंटफुल नहीं है तो। लाइक जापान के इन्वेस्टर्स के लिए समझिए, जिन्होंने जापान के इंडेक्स में इन्वेस्ट किया था और एक लंबे पीरियड के आज भी वो इन्वेस्टेड हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो एक अच्छा प्रॉफिट निकाल के चले जाएंगे। लेकिन वो पैसा जो उन्होंने अपनी जवानी या अपने कैरियर के शुरू में इन्वेस्ट किया होगा, अगर वो बीच में कहीं भी बेच के निकल गए तो आप मुश्किल में आ जाओगे, क्योंकि फिर आप जब कंट्री वास्तव में उस इंडेक्स में रिटर्न्स बन रहे हैं तब आप उस रिटर्न्स का फायदा नहीं ले पाएंगे। फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि आपको इंडेक्स इन्वेस्टिंग कभी भी एक कंट्री में नहीं करना। इकोनॉमिक साइकिल्स की हिस्ट्री जब हम देखते हैं तो ये होता है कि जब यूएस में फर्स्ट टाइम बुल मार्केट चल रहा था तो बाकी दुनिया में बेयर मार्केट चल रहा था। जापान में जब बुल मार्केट चला तो यूएस मार्केट और बाकी कंट्रीज यूरोप में रिसेशन था। जब जापान रिसेशन में आया, यूएस भी रिसेशन में था, तो एशियन मार्केट्स बुल मार्केट में थे 90s के टाइम पे। और जब सारे बुल मार्केट रिसेशन में आ गए तो अमेरिका में नास्डैक का बबल स्टार्ट हुआ। तो मतलब ये बात हुई कि हर टाइम किसी न किसी कंट्री में कहीं बुल मार्केट और कहीं बेयर मार्केट, आपको कुछ केयरफुली चूज करनी होती है कुछ कंट्रियां कि ये कंट्रीज में मुझे इंडेक्स इन्वेस्टिंग करनी है। तो बेटर ये होता है कि आप कुछ इमर्जिंग इकोनॉमी ले लें, कुछ आप डेवलप्ड इकोनॉमी ले लें जो एक लॉन्ग कंसिडरेशन के पीरियड से चल रही हैं। तो इस तरीके का जब आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपको बेटर रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आप कभी भी आपको स्टक होकर नहीं बैठना पड़ेगा, जो कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी म्यूचुअल फंड में अपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर इस तरीके की वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट लग के हमें बताइए, ताकि हम और भी इस तरीके की वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।